हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट की टर्म्स की, जो फिलॉसफी में आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बीएड और एमएड में भी ये आप लोगों के हैं, और एमएड के सभी सेमेस्टर्स में, जो मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया हुआ है कि आपका देखिए बीएड के अंदर तो ये है ही आपका, साथ में आपका एमएड के सभी सेमेस्टर्स के अंदर क्या है, यहाँ आपका दिया हुआ है। ये जो की टर्म्स होते हैं फिलॉसफी के दिए होते हैं आपको, और आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और देखिए, जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। जैसे कि आज मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया था NCF-TE 2009, बहुत डिटेल में मैंने वो शेयर किया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसकी वो आपको पता हो। तो वो डिटेल में शेयर किया हुआ, उसको आप ज़रूर देखें। इसके अलावा NCF 1975, NCF 1988 आप लोगों के साथ में शेयर किया है, 2000 शेयर किया हुआ है, NCF 2005 आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया है, और NCF जो टीचर एजुकेशन के लिए TE 2009 वो भी आप लोगों के लिए मैंने शेयर कर दिया है। डिटेल्ड वीडियो है, आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो KVS, NVS, JSSB की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, और जो UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या है, ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये पूछी जाती हैं। फ्रेमवर्क्स कितने होते हैं, नेशनल फ्रेमवर्क्स, तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है। NCF-TE है जो आपका UGC नेट एजुकेशन के अंदर, उसमें बहुत क्वेश्चन आता है उसका। और अब जो ये फिलॉसफी के मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, ये भी आप लोगों के आए हुए, मतलब आप लोगों के एग्जाम में आते हैं इस तरीके के टर्म्स। और जो बीएड है, बीएड के सेकंड ईयर में है ये टर्म्स फिलॉसफी की। तो बीएड के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स वो ये ना सोचे कि हमारे तो पेपर में ये है ही नहीं। तो बीएड सेकंड ईयर में जैसे नॉलेज एंड करिकुलम है आप लोगों का सब्जेक्ट, उसके अंदर फिलॉसफी का पार्ट आपका दिया हुआ है। और एमएड के तो आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, चारों सेमेस्टर में फ़िलॉसफी जो है वो दिया हुआ है, आज जिसमें रिसर्च एंड फिलॉसफी के बारे में आप पढ़ते हैं। तो उनके लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए ये चीज़ें को जानना, इनके टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट की टर्म्स इन फिलॉसफी। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका एक्सियोलॉजी, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ वैल्यूज़। यानी कि एक्सियोलॉजी क्या है, जिसमें आप वैल्यूज़ क्या होती हैं उनकी स्टडी पूरा करते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करती हैं। एस्थेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ब्यूटी, यानी कि इसमें आप किसकी बात कर रहे हैं, इसमें आप बात कर रहे हैं ब्यूटी की, यानी एक एसेंस की बात कर रहे हैं कि क्या किसी चीज़ में क्या हम अच्छाई देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी है आप लोगों का स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी कि जब भी हम नॉलेज की बात करें कि नॉलेज का नेचर कैसा है, सोर्स क्या है, तो वो क्या एपिस्टेमोलॉजी है कि हम नॉलेज के बारे में जान रहे हो। और ये एपिस्टेमोलॉजी आप लोगों का एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है UGC नेट के अंदर, कि एपिस्टेमोलॉजी देके डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि किस कंसिडर करता है, ये 4 ऑप्शन देके। नेक्स्ट है इसमें आपका एथिक्स। तो देखिए, इसमें एथिक्स है आप लोगों का स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। तो जो एक ह्यूमन किस तरीके से वर्क करता है और कैसे उनको वर्क करने चाहिए, क्या एथिक्स की एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि तुम्हारे एथिक्स क्या है, कैसे तुम काम कर। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका 5th मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स है आपका स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी को जब आप जान रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स। तो इसी में जो मेटाफिजिक्स के ये आपके 2 टर्म्स इसके में आ जाते हैं, एक आता है कॉस्मोलॉजी, एक आता है आपका ऑन्टोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी द ओरिजिन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स किस तरीके से बनी है। क्योंकि हम देखिए रियलिटी की बात करें मेटाफिजिक्स के अंदर, तो यानी कि जो यूनिवर्स है वो किस तरीके से बनी है, किस क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, तो ये सब क्या आ जाता है, कॉस्मोलॉजी के अंदर आ जाता है। और ऑन्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, की एग्जिस्टेंस क्या करती है, क्या चीज़ें हैं, तो बोलते हैं हम ऑन्टोलॉजी। तो बेसिकली जो मेटाफिजिक्स है वो क्या, स्टडी ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 है इसमें लॉजिक। तो लॉजिक इज़ द की डायमेंशन टू एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि किसी भी नॉलेज में हम लॉजिक से जानते हैं।
तो आप इसको इस चीज़ से समझ सकते हैं कि लॉजिक क्या है, की डायमेंशन टू एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि नॉलेज को जानने का एक जरिया हम समझ सकते हैं लॉजिक को। तो लॉजिक की जो 2 टर्म्स इसके अंदर है वो है डिडक्टिव लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक। तो डिडक्टिव लॉजिक होता है जनरल टू स्पेसिफिक, कि हम उसको क्या है, किसी चीज़ को पहले नॉर्मल तरीके से जानते हैं फिर स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या है, डिडक्टिव है। इंडक्टिव क्या होता है, स्पेसिफिक टू जर्नल, यानी कि पहले आपने कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला सीख लिया, वो आप उसको जर्नलाइज करना सीख रहे हो, तो वो क्या है, इंडक्टिव लॉजिक है वो। नेक्स्ट आता है इसमें 7th टर्म आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो जो आप स्टडी करते हो गवर्नमेंट के बारे में और जो पॉलिसीज़ के बारे में शेयर कर रहे हो, बातें हम करते हैं, पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, वो क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है सारी। तो इसमें बेसिकली 2 वर्ड्स हो गए आपके इंक्लूड, पॉलिटिक्स एंड फिलॉसफी। तो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई फिलॉसफी को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी। नेक्स्ट देख लेते हैं 8th टर्म हमें दी हुई है आइडियलिज्म, कि आइडियलिज्म क्या होता है। तो इसमें क्या है, इट गिव्स मच एम्फेसाइज ऑन आइडियाज, द फीलिंग्स एंड आइडियल्स देन द मटेरियल थिंग्स। क्योंकि आइडियलिज्म क्या है, एक फिलॉसफी है, तो उसके अंदर किस पे जोर दिया जा रहा है, आइडियाज एंड फीलिंग्स पे जोर दिया जा रहा है, कि हम कैसा सोचते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है, हम क्या चीज़ों को आइडियल मान रहे हैं, रेदर देन किसके, मटेरियल थिंग्स, यानी कि जो चीज़ हमारे सामने है, मटेरियल थिंग्स है, उन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम किस पे दे रहे हैं, हम अपने आइडियल्स पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसमें 9th रियलिज्म। रियलिज्म है आपका, रियलिज्म इज द व्यू दैट एन ऑब्जेक्ट और थिंग रियली एग्जिस्ट, रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव रेदर देन सब्जेक्टिव। अब देखिए इसमें क्या एक तरीके से आइडियलिज्म का अपोजिट हो गया है रियलिज्म, क्योंकि जो आइडियलिज्म था वो क्या था, आइडिया पे जोर दे रहा था, इसमें आइडियाज पे कंसीडर किया जा रहा था, जबकि रियलिज्म किस पे जोर दे रहा है, ऑब्जेक्ट और थिंग रियली एग्जिस्ट, यानी कि ऐसी चीज़ें जो रियली एग्जिस्ट करती हैं, जो एक्चुअल में है मेरे सामने, दैट इज रियलिज्म। जबकि आइडियलिज्म में क्या है, मटेरियल थिंग्स को नहीं देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है, आइडियाज को फॉलो किया जा रहा है ना। तो रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव रेदर देन सब्जेक्टिव, यानी कि क्या है, यहाँ पे रियलिटी ऑब्जेक्टिव है रेदर देन सब्जेक्टिव, कि सब्जेक्टिव वे पे उसको नहीं देखा जा रहा है, जो चीज़ें हमारे पास एग्जैक्ट है, रियलिटी बेस्ड हैं, उन्हीं को हम कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म क्या है, द फिलॉसफी बिलीव्स दैट नेचर अलोन रिप्रेजेंट द एंटायर रियलिटी, यानी कि जो नेचुरलिज्म फिलॉसफी है वो किस पे जोर देती है, वो बिलीव करती है कि जो नेचर है वही क्या है, वही रियलिटी है, कि जो चीज़ें नेचर में है, नेचुरल है, उन्हीं को हम क्या है, कंसीडर कर रहे हैं। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर और अदर देन नेचर, यानी कि इस जो हम फिलॉसफी की बात करें नेचुरलिज्म, इसमें क्या है कि ना तो नेचर से पहले कुछ है, ना उसके पीछे कुछ है, या उसके ऊपर भी कुछ नहीं है, मतलब आगे पीछे हम कहीं किसी चीज़ को नहीं देख रहे, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, नेचर को देख रहे हैं, कि नेचर के अलावा कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। प्रैग्मेटिज्म आ जाता है इसके बाद में, प्रैग्मेटिक थ्योरी जो हमने, और प्रैग्मेटिक थ्योरी तो मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है, बच्चों ने बहुत डिमांड की थी, तो मैंने वो प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ यूटिलिटी पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उससे। तो प्रैग्मेटिज्म की बात यहाँ पे हम करते हैं, फेथ इन डेमोक्रेसी, एम्फसाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें हो गई। तो फेथ इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हम जहाँ पे अब एक प्रजातांत्रिक देश होना, जहाँ पे हम क्या है, अपनी सोच रख सकते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म में भी क्या है कि हम अपनी सोच रख सकते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे को, मैं क्या चाहती हूँ, है ना, क्या कोई चीज़ मेरे काम की है या नहीं है। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी तो हुई कि मैं अपना एक सोच, अपने विचार रख सकती हूँ, तो वो क्या है, प्रैग्मेटिज्म के अंदर आता है। और क्या है इसके अंदर, एम्फसाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। और देखिए ये जो थ्योरी का नाम ही प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ यूटिलिटी के नाम से इसको जाना जाता है, अगर हम प्रैग्मेटिज्म को जान रहे हैं तो, यानी कि बेसिकली किस पे जोर होता है इसमें, यूटिलिटी प्रिंसिपल, की क्या चीज़ है जो मेरे काम की है। यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, ट्रेडिशन ऐसे होते हैं जो पहले चलते थे अब नहीं चलते हैं, तो क्यों, क्योंकि आज उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उनका कोई यूज़ नहीं है आज के टाइम में। तो क्या है ये, प्रैग्मेटिज्म यही कहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी। तो फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन एक होता है कि आप चेंज कर सकते हैं उसको,
चीज़ को। जैसा कि अभी मैंने ट्रेडिशन की बात की, तो पहले जो ट्रेडिशंस होते थे अब वो ट्रेडिशंस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अब फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ किया गया है, उन चीज़ों को हटा दिया गया है जो काम की नहीं थी। ट्रेडिशन में से जो यूटिलिटी है उसी को जो यूटिलाइज हो सकते हैं उन्हीं कस्टम्स को हमने रखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर एग्जिस्टेंशियलिज्म आ जाती है थ्योरी। ये भी आपकी फिलॉसफी है। इट बिलीव्स इन ह्यूमन बीइंग्स पर्सनल चॉइसेस, यानी कि इसका अगर हम इस फिलॉसफी का माने तो इनका वो कहना है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं और उनको करना भी चाहिए। इट ऑल्सो बिलीव्स दैट मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डील्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि इस थ्योरी का अगर इस फिलॉसफी को अगर हम माने तो इनका कहना है कि जो मैन है, यानी कि अगर एक इंसान है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी डील्स के लिए जो भी वो काम करता है और कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है हिंदी में नतीजे। तो अपने जो भी आप डील कर रहे हो और उनके जो नतीजे निकल रहे हैं, यानी कि उसके लिए मैन खुद रिस्पॉन्सिबल है, कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म है। तो इस तरीके से ये 12 की टर्म्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, और आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए, एमएड के सभी बच्चों के लिए जो चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के हों, और जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए देखिए यूज़फुल वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट की टर्म्स शेयर किए हैं फिलॉसफी के। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगी। और जो रात का जो सेशन है आपका 9 PM का, बीएड वालों का अभी क्लासेस चल रही है लाइव सेशन, जिसमें मैं सिलेबस शेयर कर रही हूँ, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो ताकि उनको जो अपना कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहे कि एग्जैक्टली उनको पढ़ना क्या है। तो आप लोगों के लिए इसी तरीके से यूज़फुल वीडियोस मैं लाती रहूँगी। टॉपिक्स जो है आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं लाती रहूँगी। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। आज का अभी का सेशन मैं यहीं ओवर कर रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।